नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय और प्रियंका। भारतीय बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार में फिर से गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। 15,858 के स्तरों को देखने के बाद वहां से 15,753 के लेवल्स। अजय, गुड आफ्टरनून। 100 अंकों की गिरावट दिखी निफ्टी में। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जो भयंकर गिरावट हमने कल देखी थी वो थमी है, कहीं ना कहीं तो रुकी वो जाके। हाँ, आप देखिए इंट्राडे ग्राफ हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं आपको निफ्टी का फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में। आज का इंट्राडे ग्राफ दिखाइए। बॉटम पॉइंट एटलीस्ट आज का तो बना था। ट्रेडर्स ने कुछ हिम्मत की, एक तरफ शॉर्ट कवरिंग आई, दूसरी तरफ कुछ इंट्राडे पुलबैक के लिए खेलने की हिम्मत भी की। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय प्ले बाय द डे, हर दिन को आप एक बार में खेलिए और आप ये मत सोचिए कि मैं BTST कर सकता हूं। अगर आपको BTST करना है तो लास्ट 45 मिनट्स में आप ट्रेड लीजिए। लेकिन आप सुबह ये ट्रेड लें कि मैं कल के लिए BTST करूंगा, नहीं। 3-4 घंटे का एक रेंज आपको मिल रही है। एग्जैक्टली वही हुआ। विक्स इस समय डेज लो की तरफ आ रहा है। बैंक निफ्टी भी लेके आइए डायरेक्टर साहब, वहां पर भी आपको इसी तरह का एक्शन दिखाई देगा। एक्सिस बैंक, कुछ चुनिंदा बैंकों में तेजी देखने को मिली। ये देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वही हुआ। लोएस्ट पॉइंट 45 मिनट्स के अंदर बन गया, वहां से एक पुल बैक के लिए लोगों ने खेला, ट्रेडर्स ने खेला। और क्यों ना, हमने आपको सुबह 8 से 9 के डिस्कशन में यही बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म में इस समय अट्रैक्टिव है पुल बैक के लिए। आधे घंटे के रेस्ट के बाद बाजार में आपको जो डाउन छोटा सा एक गैप डाउन दिख रहा है उसमें अंदर पोजीशन लेनी चाहिए, और वही हुआ। बट इस समय स्क्वायर्ड अप पोजीशन है। यूएस फ्यूचर भले ही ग्रीन में है, लेकिन बाजार का जो माहौल है वो डिफेंसिव है। देखिए एनटीपीसी जैसे शेयर गेन कर रहे हैं, इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर गेन कर रहे हैं क्योंकि रुपये में गिरावट आई। तो बाजार का जो इस समय मूड है वो डिफेंसिव है। जी हाँ, हम लोग थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा टेंटेटिव जोन तो है बाजार का। साहिल कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल कपूर की स्पेशलिटी ये है कि वो मैक्रो और माइक्रोज को बहुत बढ़िया जोड़ के आपको बाजार की पिक्चर दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग साहिल, आप ऑफिस आ गए हैं लग रहा है। अब ऑफिस पूरी तरीके से चालू हो गया है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये जो पूरे माहौल बन रहा था बाजार में कि सारी ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस 20-20% टॉप से नीचे हैं, एग्री कमोडिटीज टॉप से नीचे हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं नीचे आया है। इनफैक्ट किसी हमारे फ्रेंड ने, हम लोग के कॉमन इकोसिस्टम में किसी ने यूएस इन्फ्लेशन का जो ब्यौरा दिया, उसमें क्रूड इंड्यूस्ड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपके फ्रेट हो गया और दूसरी चीजें, उसको अगर आप हटा दीजिए तो कोर इन्फ्लेशन तो 4% पे ही है। लेकिन बाजार इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा है और ये पीक इन्फ्लेशन शायद बनने वाला है, इस थ्योरी को भी पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है और एक रिस्क ऑफ चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? अजय, सबसे पहली बात यह है कि लास्ट 1-2 दिन में या एक हफ्ते में जो मार्केट ने मूवमेंट दिया, उसका एक बड़ा कारण है मार्केट का प्राइसिंग इन ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। कल और परसों के अंदर अगर आप देखेंगे, हालांकि कल के अंदर आफ्टर जब यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया उसके अगले 24 घंटे में मार्केट जो पहले 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था फेड से, अभी तकरीबन 95-97% प्रोबेबिलिटी जो फेड फंड फ्यूचर्स हम देखते हैं वो दिखा रहे हैं कि शायद 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है। तो एक मार्केट का ये रीएडजस्टमेंट हुआ है। पिछले 4 दिनों में हमारी 10 ईयर यील्ड जो है, यूएस की 10 ईयर यील्ड तकरीबन 60 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है। ये बहुत ही रेयर ओकेजन है जब यहाँ पे होता है। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं, ये जो हम मार्केट में देख रहे हैं, काफी सारे फ्लोज और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के द्वारा दे आर इन्फ्लुएंस्ड। इसका इन्फ्लुएंस जो है मार्केट पे काफी ज्यादा है इस समय। और दूसरा जो आपने बोला, 2-3 डेटा रीडिंग्स आई है रिसेंटली, जिसने शायद ये इन्फ्लेशन, पीक इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन का पीक आउट होगा, इस थ्योरी को थोड़ा पीछे धकेल दिया। अगर आप देखेंगे यूएस का पीएमआई डेटा जो कि एक्सपेक्टेड था सॉफ्ट हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग आया। यूएस की जॉब ओपनिंग्स डेटा जो एक्सपेक्टेड था सॉफ्ट हो जाएगा, वो भी रिलेटिवली बेहतर आया। और उसके बाद जब आपने सीपीआई डेटा देखा तो उसमें हालांकि कोर सीपीआई नीचे आ गया, लेकिन जो अभी इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर्स हैं वो अभी भी ऊपर थे। तो मुझे लगता है जहां पे मार्केट ये थियरी बना रहा था कि हम ऑलरेडी एक पीक देख चुके हैं, या फिर ये पीक जो हमारे मई या जून के महीने में आ जाएगी, शायद वो 1-8 महीने से और आगे चला गया है। और ये नी जर्क रिएक्शन हमें ग्लोबली सब मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये रिस्क ऑफ अक्रॉस मार्केट्स है।
तो मुझे लगता है कि ये इट इज लॉट टू डू विद कैपिटल फ्लोज राइट नाउ, ये काफी सारा जुड़ा हुआ है पोजीशन स्क्वेयरिंग ऑफ के अंदर। तो ये बताइए, अब इसको हम जोड़ते हैं बाजार से। बाजार में ये जो उम्मीद आ रही थी कि शायद इन्फ्लेशन शायद पीक होने की विजिबिलिटी दिख रही है, बाजार सस्ता हो गया है, लेकिन अभी फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सस्ता तो नहीं है। हाँ, हालांकि ग्रोथ अच्छी है, गिरा भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम डेटा पॉइंट्स देखें कि यूएस मार्केट्स टॉप से कितना नीचे आए और हम कितना आए, हम तो आधा भी नहीं गिरे। तो क्या ये हमें वल्नरेबल बनाता है? क्या इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए और जंप नहीं करना चाहिए इस बाजार में? अजय, 2-3 डेटा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। पहला तो वैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो हम ट्रेलिंग बेसिस पे 20-20 टाइम्स के आसपास है प्राइस टू अर्निंग्स, और हमारा 10 ईयर एवरेज भी 20 है, बल्कि हम 10 ईयर एवरेज के स्लाइटली नीचे आ गए हैं। और जब भी कोविड क्रैश आया था तब भी हम 19.5 और 20 के बीच में आसपास कहीं जाके हम लोग बॉटम आउट हुए थे। और अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखेंगे तो हम 18-18.5 टाइम्स पे हैं, जो कि अगेन हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है। अगर आप दूसरा डेटा पॉइंट अगर आप देखेंगे, जो आपने करेक्शन की बात की, तकरीबन 30% से ज्यादा स्टॉक्स हैं निफ्टी में या NSE 500 में जो 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में डैमेज काफी ज्यादा हुआ है। अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप मार्केट पीक देखेंगे जो कि अक्टूबर 2021 को बना है, वहां से लेके अभी तक केवल 18% ऐसे शेयर है NSE 500 में जो बढ़े हैं वहां से, बाकी सब शेयर उस लेवल से नीचे हैं। सो करेक्शन इज वाइड स्प्रेड। और एक डेटा पॉइंट बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है या बुरा है। सो वैल्यूएशन एक तरफ है, दूसरा आप शॉर्ट टर्म डेटा रीडिंग देखिए। इस समय FI की शॉर्ट पोजीशन तकरीबन 1.2 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है। लास्ट टाइम ये पोजीशन इतनी बड़ी कब थी? आई थिंक 7th या 8th मार्च को, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर अपनी पीक पे थी, जब नॉइस पीक पे था। उससे पहले 23 मार्च या 24 मार्च 2020 जहां पे मार्केट बॉटम आउट हुआ है, ये पीक रीडिंग थी वहां पे। और उससे पहले अक्टूबर 2018 में। तो आप ये रीडिंग्स अगर आप देखेंगे, दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू जहां पे मार्केट अपने बॉटम बनाने की कोशिश करता है। ये सब इंडिकेटर्स एग्जैक्ट नहीं है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये एक इंडिकेशंस हैं। अगर आपको दिखता है कि मार्केट के अंदर सेक्टर चर्न हो रहा है, जो कि मैं एक लास्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे देखें, तो उसका एक बड़ा इंडिकेटर है कि कौन से लीडिंग सेक्टर्स थे जो कि बैक सीट में चले गए। तो आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में 2 बड़े लीडिंग सेक्टर IT और मेटल्स दोनों 18 और 20% डाउन है, और 2 बड़े लैगार्ड्स बैंकिंग और ऑटो दोनों, बैंकिंग इज डाउन अबाउट 3% लेकिन ऑटो इज अप 12%। तो ये लीडरशिप चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर। तो अगर आप इन सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो मुझे लगता है हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स अगर बिलो एवरेज वैल्यूएशन या एवरेज वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद आपने अभी शो स्टार्ट करते ही बताया कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड दे आर एबल टू अर्न नॉमिनल GDP प्लस रिटर्न्स। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी उस जगह पे आ गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट 38% BFSI हमारे मार्केट कैप का पार्ट है। इसमें से अगर आप बैंकिंग देखेंगे तकरीबन 30-31% है। एज वी स्पीक टुडे बैंक निफ्टी जो है वो 2 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप पिछले 20 साल का डेटा निकालेंगे, अगर आप एक निवेशक हैं और आप प्राइस टू बुक 2 टाइम्स के नीचे बैंकिंग शेयरों में लगातार निवेश करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, यू एंड अप मेकिंग मच मोर हैंडसम रिटर्न्स। आपके रिटर्न्स काफी अच्छे रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि ये पैनिक करने का या डरने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू स्ट्रेटेजिकली एलोकेट। आपको धीरे धीरे अपनी इक्विटी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए, और जो इस समय जो हम नॉइज देख रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और इक्विटी एलोकेशन को जो सेक्टर्स की मैंने बात की उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून साहिल। एक बात और, आपने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया। इनफैक्ट हम एक ग्राफिक भी प्ले आउट कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त आपको, ये तो खैर बैंक निफ्टी बेयर मार्केट में है, इस पर बात हो रही है, लेकिन निफ्टी की जो फेयर वैल्यूएशन, और उसको एक एक्सपर्ट्स इस तरह से भी इसे देखना चाहते हैं कि निफ्टी के लेवल्स पर फेयर वैल्यू में देखी जाए। यानी अभी भी आप 19-18 के आसपास है और उसे अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मानते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद 16-17 टाइम्स वो एक फेयर वैल्यूएशन है, और वहां पर एक एक्सपर्ट्स का व्यू आता है कि शायद उस वक्त निफ्टी अगर 14,000, 14,500 उस लेवल्स पर होती है तो वो एक फेयर वैल्यू है। आपने अभी ये बोला कि यहाँ पर भी आपको फेयर वैल्यू दिखती है।
यानी इन लेवल्स पर 15,700, 15,500, 200, 300, 400 ऑड पॉइंट्स ऊपर नीचे, बट ये एक बेस आपको दिखता है जहां पर जैसे एक फेयर वैल्यूएशन कहना चाहिए. जस्ट वांटिंग टू रिट्रिएट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. I'll explain that. देखिए जो लेवल्स आप बता रहे हैं दे बिकम चीप. वहां पे मार्केट के अंदर ऐसे सेक्टर्स उभर के आ जाएंगे जो कि सस्ते हो जाएंगे. दे विल नॉट ओनली बी एवरेज. अगर आप निफ्टी का ट्रेलिंग पीई देखेंगे तो 2010 में ये 16 हुआ करता था. 10 ईयर ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 16 था. और अगर आप 2022 देखेंगे तो ट्रेलिंग 10 ईयर्स मल्टीपल खुद 20 हो चुका है, क्योंकि इस बीच में हमारे इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स चेंज हो गए हैं. सो कंपेयरिंग बोथ द इंडाइसेस इज डिफरेंट टुडे. तो इसलिए अगर आप एवरेज वैल्यूएशन की बात करेंगे तो शायद हम उस जोन के आसपास आ गए हैं. लेकिन अगर आप चीप वैल्यूएशन की वेट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो जोन नीचे है. लेकिन हिस्टोरिकली मैंने ऐसा देखा है कि जब मार्केट एवरेज से चीप जाता है बहुत निवेशक इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है चीप और चीप होने वाला है. तो मुझे लगता है कि एवरेज वैल्यूएशन आने के बाद आपको एक सिस्टमैटिकली धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए. और गिरते हुए बाजार में इन्वेस्ट करना ज्यादा आसान है. बढ़ते हुए में जो शेयर अच्छे हैं, जिनमें आई थिंक फंडामेंटली विच कंपनीज एंड सेक्टर्स आर साउंड, वो वैसे भी कम गिरते हैं सेकंड फॉल में. सो इवेंचुअली यू एंड अप बाइंग देम एक्सपेंसिव. सो इसलिए बेहतरी यही रहती है कि जब मार्केट एवरेज वैल्यूएशन के नीचे आ जाए आप उसके अंदर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहें. साहिल, गुड आफ्टरनून. बात एनर्जी पैक की करते हैं, जहां डाउन ट्रेंड हर तरफ हमने देखा है, लेकिन क्रूड, द बॉइलिंग क्रूड इज ऑलवेज इंटैक्ट. अभी भी अगर आप देखेंगे ब्रेड क्रूड $123 पर बैरल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. क्या कोई डिसेंट करेक्शन आगे देखेंगे हम इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट? देखिए 2-3 इंडिकेटर्स हैं. अगर आप ऑयल का फ्यूचर फॉरवर्ड कर्व देखेंगे तो अभी भी बहुत स्टीप है. उसमें कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म साइंस नहीं है जो ये दिखा रहे हो कि वो बहुत जल्दी कूल ऑफ हो जाएगा. हालांकि एक्सट्रीम पे है. अब वो एक्सट्रीम कितने दिन तक रहती है कहना मुनासिब नहीं है. बट मेरे ख्याल से ऑयल हैज प्लेड टू द स्क्रिप्ट मोस्टली. मैं लास्ट 2-3 बार आपके शो पे आया हूँ और मुझे लगता है कि 110-120 जो है उसकी रेंज है ऑयल की फॉर द टाइम बिंग, और वो तकरीबन उसी के बीच में रहा है. दूसरा एक बड़ा इंडिकेटर जो है वो है क्रैक स्प्रेड्स. मतलब जब एवरेज हुआ करता था 15 से 20 के बीच में, और एशियन जीआरएम जो $8 से $10 हुआ करते थे आज $25 से $27. तो ये बहुत क्लियर है कि ये अनसस्टेनेबल नंबर्स हैं. ये ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं होते हैं. हम ऑलरेडी एक साइकिल सॉफ्ट कमोडिटीज और मेटल्स में देख चुके हैं. ऑयल भी उसी साइकिल में है अभी. लेकिन ये कहना कि ये कौन से महीने में चेंज होगा या रिवर्स होगा वो मुश्किल है. बट यू कुड से दैट दिस इज इन इट्स फाइनल स्टेजेस. वो कितने समय तक चलता है वो कहना काफी मुश्किल है. बट इसकी नॉर्मलाइजेशन पे या मीन रिवर्जन पे बेट करना मुझे लगता है वो ही बेटर स्ट्रेटजी है बजाय इसकी कंटिन्यूएशन पे बेट करना. तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं जहां पे आई थिंक क्रूड ऑयल की जो बैकवर्डेशन है वो तकरीबन $18 से $20 है अभी, जो कि मेरे ख्याल से 30 ईयर हाई के आसपास है अगर आप मार्च का डेटा छोड़ दीजिए. और जो क्रैक स्प्रेड मैंने आपको बताया वो तो ऑल टाइम हाई पे हैं. दे आर 4 to 5 times मोर देन देयर एवरेज. तो ये दो लेवल्स अपने आप में सस्टेन होना आई थिंक मैंने हिस्टोरिकली ऐसा नहीं देखा है. और ऑलरेडी दे आर सस्टेनिंग फॉर द लास्ट 15 days to 1 month. हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन ये कहना मुश्किल है, बट इवेंचुअली दे विल मीन रिवर्ट. साहिल, आपने बैंक्स के बारे में थोड़ा बात किया, लेकिन मैं आपसे कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी के बारे में बात करना चाहूंगा. हम लोग लास्ट 1 महीने से ट्रैक कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं शो पे, बहुत सारे मैनेजमेंट्स ऑटोमोबाइल स्पेस से. पहली बार हम देख रहे हैं कि कैपेक्स के बारे में बातचीत हो रही है. M&M फर्स्ट टाइम अपना ट्रैक्टर प्लांट डाल रहा है. 10 साल में पहला नया ट्रैक्टर प्लांट. सारे ऑटो कंपनीज ने बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस किए हैं, अनमेट डिमांड की बात की है. सीमेंस और कुछ और कैपिटल गुड कंपनीज भी ये बता रही हैं कि उनके क्लाइंट्स डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन और स्लो डाउन के कोई खास स्लो डाउन उनके ऑर्डर बुक्स में नहीं आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग को आप कैसे देखते हैं और इसमें कौन से सब सेगमेंट्स आपको पसंद आते हैं इससे मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स थीम में? अजय, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है इंडिया के अंदर, जैसे आप जानते हैं. और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए इंडिया का जहाँ पे स्किल है और जहाँ पे इंडिया बेहतर करता है वो ऑफ कोर्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी है. तकरीबन हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बास्केट अगर आप देखेंगे जिसको इंजीनियरिंग गुड्स बोलते हैं उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ऑटो एंसिलरी. और हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप जो हम अगर अब
17% ऑफ जीडीपी की बात करते हैं, उसमें से तकरीबन 45 to 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑटो एंसिलरी। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं तो मुझे लगता है वो यहाँ पे तो क्लियरली आएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज यू सेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अगर आप आरबीआई का ओबीकस सर्वे देखते हैं, हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है उसका जो लास्ट 10 ईयर एवरेज है वो 70 के आसपास है, और हम वहां 73 है, 73.3, और हम ऑलरेडी 72.9 के आसपास पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे स्लोली स्टेडली आपने ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये चेंज की बात करी। ये क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग चेंजेस हैं, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे दे आर इंचिंग अप, और मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में ये अपनी एवरेज के ऊपर चला जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो 2-3 तरह के केपेक्स की संभावना है यहाँ पे। पहला तो हम देख रहे हैं अपग्रेडेशन केपेक्स हो रहा है सब इंडस्ट्री में। आप देखेंगे एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, दुनिया की हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। यही कारण है पिछले 15 से 20 साल में जो कंपनीज टेक्नोलॉजी बेचती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या सर्विसेज हो, दे आर ओनली वंस हु आर मेकिंग मनी। वही जो है उन्हीं की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, और बाकी सारे सेक्टर जो है वो उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है अभी इंडिया में भी स्ट्रांग हो रहा है। ऑल कंपनीज वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर बट इवन इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। सो ये जो ऑटोमेशन केपेक्स है और अपग्रेडेशन केपेक्स है, ये फ्रेश ग्रीनफील्ड केपेक्स जितना बड़ा नहीं है, बट इसकी कम्प्लेक्शन अलग है और ये ज्यादा लंबा चलता है। तो मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल ये साइकिल चलेगा। ये 2002 या 2008 जैसा साइकिल नहीं है, ये शैलो है लेकिन लंबा है। तो ये साइकिल में लार्जर प्ले जो हमें दिख रहे हैं वो होगा इंजीनियरिंग में, ऑटो में, रोड कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग मटेरियल्स में, और ऑफ कोर्स गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमें लगता है ये जो 4-5 ट्रेंड है दे विल कंटिन्यू, एंड दिस इज हाउ दिस ट्रेंड विल इवॉल्व। रोड, ऑटो, कंस्ट्रक्शन, होम, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये कुछ स्पेशल थीम्स जो साहिल यहाँ हाईलाइट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आज हमसे बात करने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए लेट्स रिटर्न टू मार्केट्स, और एक बार हमारे साथ अब हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। इस बीच नरेश मिरानी है, राजेश पालविया है और कुणाल बूथरा भी है हमारे साथ। नरेश के पास चलते हैं। पहले नरेश, बेस तो क्लियरली नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेकिन 15,700 भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जिसे बचाया बाजार ने। कहाँ देख रहे हैं आप बड़ा सपोर्ट? क्या आपकी क्या रीडिंग आ रही है इस वक्त? किस तरह से ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे हैं? जो 15,600-700 का लेवल है वो सेम लेवल मार्च में बना था, और जो सिमिलर लेवल है ग्लोबली वो सब ब्रेक हुआ है लास्ट 2 दिन में। अब देखना यह है कि यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आता है कि नहीं, और उसके लिए इवेंट रिस्क है जो फेड रेट हाइक का जो अगले 2 दिन में है। तो उस पीरियड में नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि उसमें फिर से एक गैप अप या गैप डाउन का रिस्क है। नेक्स्ट मेजर लेवल जो है वो 15,300 के आसपास है, जो एक क्लस्टर था सपोर्ट्स का 2021 में, और पहले का रेजिस्टेंस भी था। तो एक वो जोन है जहाँ पे देखना है कि वहां से कोई रिवर्सल इंडिकेशन मिलता है, और ऊपर में जब हम 16,200-300 क्रॉस कर जाते हैं तब एक कंफर्मेशन होगा कि शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस। तो इस दौरान वेट एंड वॉच पीरियड है। राइट, तो ऐसे में अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? सो ऐसे में मैं फोकस करूंगा जो स्टॉक्स है जो गिरे नहीं करेक्शन में और अब स्लोली रिकवर कर रहे हैं। सो वहां पे 2 स्टॉक्स है, दोनों पीएसयूज में से। फर्स्ट है बाय ऑन पावर ग्रिड, जो 220 to 225 सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा है ऑल थ्रू करेक्शन। इसमें एक्सपेक्टेशन है कि फिर से नया 52 वीक हाई बनाएगा, स्टॉप लॉस 221, टारगेट 245। दूसरा रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने पहले 220 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, 260 तक जाके रीटेस्ट होके अब स्लोली फिर से रिकवर हुआ है। एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट भी था 235-240 के ऊपर, वहीं पे रीटेस्ट होते रहेगा। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ये भी एक नया 52 वीक हाई बना सकता है, स्टॉप लॉस 230, टारगेट 270। नरेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताने के लिए। बीएल अगर आप देखेंगे करीब 2.5% की तेजी के साथ 241 पर ये ट्रेड करता हुआ। एज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नरेश की 2 कॉल्स आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बाजार जिस तरह से फर्स्ट हाफ में तेजी दिखा रहा था, इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले ही हमने संकेत भी दिए थे कि बाउंस दिखेगा, अब वहां से फिर से बाजार में कमजोरी नजर आ रही है। इनफैक्ट 15,700 के नीचे भी एक बार हम देख रहे हैं, फिलहाल निफ्टी में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी आपकी? करंट सिचुएशन कैसे दिख रही है आपको? गुड आफ्टरनून मानसी। मार्केट यहाँ पे शायद रेंज हो सकता है आने वाले
आज के सेशन और कल के सेशन के लिए 15700 का एक इम्पॉर्टेंट पिवट है। हम ये हाईलाइट कर रहे थे मॉर्निंग में भी कि 15700 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से मार्केट ने बार बार बाउंस किया है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा शायद टाइम ले सकता है। जनरली हम सपोर्ट लेवल्स को विद इन अ डे ब्रेक कर लेते हैं, बट 15700 एक टाइम टेस्टेड सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक करने के लिए शायद थोड़ी सी इंटेंसिटी लग सकती है डाउन साइड पे। तो मेरा मानना है कि शायद आज या कल जो इंडेक्स व्यू रहेगी वो 15700 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, बट 15700 ब्रेक होने के बाद मेरे अनुमान से नेक्स्ट लेवल ऑफ सेलिंग आ सकती है इंडाइसेस में। जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा वो रहेगी, पहला बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट। तो लास्ट 2 दिन में हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में करीबन 20% के आसपास ओआई बढ़ी है। आज भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेश शॉर्ट्स सिस्टम में आ चुके हैं बैंकिंग इंडेक्स में। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा अंडर परफॉर्म करे। और सेकंड जो है जो हम मार्केट का टिल्ट देख रहे हैं वो अभी भी फिलहाल डिफेंसिव्स में पूरा टिल्ट नहीं हुआ है। कल हमने देखे थे एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग हो रही थी, बट आज हम देख रहे थे एफएमसीजी स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस हो रही है। तो कोई ऐसा पिलर खड़ा नहीं हो पा रहा है जिसपे मार्केट थोड़ा ज्यादा फोकस कर सके। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यू रहेगा वो बेरिश रहेगा इंडाइसेस पे, बट 15700 ब्रेक करने पे क्लोजिंग बेसिस पे हम वेट करेंगे। बिल्कुल कुणाल, साथ ही स्टॉक्स भी कौन से हैं आपके ट्रेडिंग पिक्स, ये भी बताइए। तो डालको पे फ्रेश लो बना रहा है स्टॉक, हालांकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा 8 पे हिंडाल्को सीम्स टू बी टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर 345 का, स्टॉप लॉस 368 का। और सेकंड रहेगा सेल बैंक का टारगेट हिंडाल्को पर अपना एक व्यू दे रहे हैं। सेल कॉल है यहाँ पर 345 का टारगेट। कुणाल, थोड़ी सी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, तो ये लेवल्स हमारे व्यूअर्स जरूर नोट कर लें। स्टॉप लॉस 368 और टारगेट 345। तो और सेलिंग प्रेशर हिंडाल्को पे बढ़ सकता है और आप एक पोजीशन एक ही ट्रेड ले सकते हैं। चले, राजेश पालविया भी हमारे साथ। राजेश, बहुत ही लैकलस्टर कहना चाहिए बाजार, हार्डली 1 से 150 पॉइंट, शायद 100-125 पॉइंट्स के बीच में आज दिन भर बाजार घूमा है। ज़रूरी था 15700 का लेवल सपोर्ट बढ़ा, उससे सपोर्ट करना, उसे बचाना, और अब तो खैर फिलहाल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या बेस आप देख रहे हैं, आप कहाँ मेजर पोजीशंस देख रहे हैं, आप कैसे ट्रेड करेंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए, आज सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, और मार्केट में अभी हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर वापस से मिलती भी है पुल बैक 50,800 850, तो वहाँ पे शॉर्ट करने का ही हम यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। हमें लगता है जब तक 15,920 के ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा, उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, जब तक कोई भी माइनर पुल बैक भी बनेंगे तो वहाँ पे सप्लाई प्रेशर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सेक्टर लीडरशिप यहाँ पे अभी भी एब्सेंट है मार्केट में। कल भी हमने डिस्कस किया था, और आज हम वापस से एक जो पुल बैक मॉर्निंग ट्रेड में मिला था उसके बाद वापस गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम वापस उसी लो के नजदीक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि 15,650-60 की जोन में। अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट जो हमने कल भी डिस्कस किया था 15,500 की तरफ हम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर कोई मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आता है टुवर्ड्स 15,750-800 के जोन में आता है, तो वहाँ पे शॉर्ट करने का ही ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की हमारे यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से सेटअप बने हुए, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जहाँ पे पुल बैक बने थे पिछले कुछ दिनों में, वापस वहाँ पे जो भी तेजी बनी थी वो गिव अप होते हुए दिख रही है। तो ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। बैंक निफ्टी के भी सेटअप की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज जिस तरीके से वापस हायर साइड से सप्लाई बना है, अब हमें लगता है अगर बैंक निफ्टी 33,200 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ से नेक्स्ट इमीडिएट लेवल हमें लगता है वो 32,900 का है, जो कि काफी क्रूशियल है बैंक निफ्टी के लिए। 32,900 के नीचे हमें लगता है काफी बड़ा शार्प कट भी बैंक निफ्टी में यहाँ से आते हुए दिख सकता है। तो अभी 32,200 के आसपास ही हम ट्रेड करें। अगर वो भी लेवल टूटता है अभी ड्यूरिंग द डे भी, तो हमें लगता है कि आज 33,200 का लेवल टूटता है तो 32,900 तक हमें लगता है कि आज के सेशन में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे लगता है कि अडॉप्ट करना चाहिए। राइट, अदानी एंटरप्राइजेज एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है आज, क्योंकि आज बाजार से अलग चाल में चल रहा है। 5% ऊपर है अदानी एंटरप्राइजेज। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डील आई है, उन्होंने टोटल गैस के साथ एक बड़ी डील की है, उसके ऊपर हम स्पेशल चर्चा भी करेंगे 10 मिनट के अंदर।
लेकिन देखिए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी का बयान भी आया इसके बाद कि ये एक बहुत बड़ी गैस की डील है। आपको पता है फ्रेंच कंपनी है टोटल गैस, और नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं दो जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ेंगे ये बताने के लिए कि दूसरी कौन सी कंपनी है। पहली बात तो जो हाइड्रोजन के अंदर काम कर रही हैं, कुछ कैसे इन्वेस्टिंग आइडियाज़ हैं, और ये अदानी एंटरप्राइजेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बड़ी डील है। अगर आप शेयर होल्डर हैं, आप ट्रेडर हैं, कैसे एनालाइज करना चाहिए। लेकिन क्विकली राजेश जरा एक कॉल ले लेते हैं। राजेश, क्या लग रहा है लेवल्स? अदानी एंटरप्राइजेस पूरे बाजार से एक अलग चाल चल रहा है। तो बिल्कुल अजय जी, देखिए इस अनाउंसमेंट का एक इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिला, और स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा था। पिछले दिनों में जरूर मार्केट के करेक्शन के चलते स्टॉक ने आज जरूर एक बार 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए भी दिखा था कल के सेशन में, लेकिन आज वापस जो रिकवरी बनी और स्टॉक ने वापस से वो लेवल को रिगेन किया है। तो हमें लगता है कि अभी जब तक ये स्टॉक 2180 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक अप मूव और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 2230 2240 की तरफ भी लेके जा सकता है। बट मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए हमें लगता है थोड़ा सा कॉशियस ही ट्रेड लेना होगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो मार्केट में कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है। बट ये स्टॉक को आइसोलेशन में देखें तो हमें लगता है 2180 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो 2240 तक की 2340 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस रखें करीब 2140 के आसपास, और लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। सो ये अदानी एंटरप्राइज पे एक व्यू है, लेकिन आज जिस तरह से अब एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बाजार पर बन रही है बार बार, यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? अगर यहाँ से और 500-600 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बैंक खिसकता है तो वो एक बेयर मार्केट टेरिटरी में होगा। उसके बड़े कितने साइंस दिख रहे हैं? यहाँ 15700 एक बड़ा सपोर्ट था, अगर उसे बाजार नहीं रोक पाता, बचा पाता, तो यहाँ पर कितनी वरिसम हो सकती है सिचुएशन। हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट है, हमारे साथ सुदीप भी है। सुदीप, गुड आफ्टरनून। आप कैसे बाजार पर व्यू बना रहे हैं? आप क्या यहाँ से आप भी देख रहे हैं कि दोनों ही सेल ऑन राइज बनते हैं, चाहे इंडेक्स बैंक हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, या फिर आपका कोई और व्यू है? नहीं, व्यू सेल ऑन राइज ही बन रहा है, बिकॉज हमने देखा है कि आज सुबह जब मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ था वहां से निफ्टी 15850 860 तक भी ऊपर गया था, बट वो ऊपर के लेवल पे टिकने में दिक्कत आ रही थी। तो 15800 का जो कॉल राइटर है, आज हम सुबह से देख रहे हैं 15800 का जो कॉल राइटर है वहां पे बहुत ज्यादा पोजीशन बन रही है। तो 15830 15850 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है अभी के लिए, एंड जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो नीचे 15630 15650 का एक लेवल हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल के जो फॉल के बाद हुई है कि जो कोविड लॉस से अगर हम एक ट्रेंड लाइन देखें तो कोविड लॉस से पिछले महीने का जो लो है उसका जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी 33,700 एक सपोर्ट जोन था जिसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर रही है। आज भी हम अगर देखें बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग रिकवरी जब दिखाई थी तो 33,600 का एक हाई बनाया है। तो जब तक बैंक निफ्टी 33,650 33,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो बैंक निफ्टी में भी एक सेल ऑन राइज की ही रणनीति रहेगी। और ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो मैक्सिमम हो रही है वो 33,500 और 34,000 स्ट्राइक प्राइसेस में हो रही है ऊपर के लेवल पे। तो एक इवेंट के पहले जो वॉलेटिलिटी और जो फियर है वो सामने दिख रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई भी ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रही है। तो 1550 निफ्टी के लिए और 33,650 बैंक निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। आप सही कह रहे हैं कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उससे ठीक पहले चाहे बाजार कितना भी संभलने की कोशिश करें लेकिन फिर भी मूड माहौल जो है वो कॉशियस नजर आएगा। सेल ऑन राइज की रणनीति आप बता रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स पर आपकी कौन सी होंगी? हमारे दो ट्रेडिंग कॉल्स है। पहला ट्रेडिंग कॉल है कोफोर्ज जो एक मिड कैप आईटी कंपनी है। हम ये देख रहे हैं कि ये पिछले कई दिनों से लगातार इसके अंदर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। इसने अपने वीकली सपोर्ट साथ ब्रेक किए हैं तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और जब तक ये 3310 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है तो 3100 का एक टारगेट हम इसमें मान के चल सकते हैं। देखा है कि पिछले एक महीने में जब HL 1500 से 1900 तक आया है, निफ्टी ने करेक्शन दिया है
पर HAL ने आउट परफॉर्म कर रहा है और उसने एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई और उसके बाद लास्ट 4-5 दिन में कंसोलिडेट हो रहा था। तो ये अब जब तक 1840-1830 के ऊपर HAL सस्टेन करता है तो यहाँ पे आने वाले कई सेशनों में हमें लग रहा है कि यहाँ पे 1940-1960 का एक टारगेट देख सकते हैं और ये स्टॉक का जो आउट परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहेगा यहाँ पे। So 1830 stop loss for HAL and 1950 target on the upside. ठीक है, सो ये कुछ आपके स्टॉक पिक्स रहेंगे। HAL पर एक रिकमेंडेशन रहेगी 1935 के टारगेट के साथ ही। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि बिग वॉइसेस, इनफैक्ट मैक्रो इन्वेस्टर्स, मैक्रो एक्सपर्ट्स, माइक्रो एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट व्यूज हम दिग्गज वॉइसेस आपके लिए लेकर आते हैं। इसी कड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट वॉइसेस, जिम रॉजर्स, पंकज टिब्रेवाल, सौरभ मुखर्जी आज हमारे साथ शो पे थे। ये सब इन सब का बाजार पर इस वक्त क्या व्यू बन रहा है? I wish I had bought it when it was $1. Don't you? Doesn't everybody? I mean, it went to $60,000. Of course, I wish I had bought it when it was $1 or $5, etc. That does not mean I've changed my mind about what's going to happen with cryptos. No, cryptos, I don't own any. I am not going to buy any as they come down. But I certainly wish I'd bought it at $5. I'd have a lot of money now. But that does not mean I've changed my mind and think it's going to change the world. Then other things, gold is probably less dangerous. I'm not buying them now because in a big collapse, everything goes down. But I probably will buy more silver when it goes down some more. What is safe? I don't know anything that's safe. Agriculture is probably less dangerous. Silver and agriculture are probably the least dangerous things in the next 2 or 3 years. हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंकर्स ओवरडू करेंगे अपने ब्याज दर को बढ़ाने पर, और आज भी एक बड़ा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का साइकिल ग्लोबली है। अगर यूएस में देखें, इंडिया में देखें तो कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में अपने ब्याज दर को बढ़ता हुआ देखेंगे और ये इक्विटी वैल्यूएशंस पर भारी पड़ेगा। तो हमें लगता है अभी और थोड़ा टाइम है जहां इक्विटी मार्केट्स में हम करेक्शन देख सकते हैं। आज भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस नहीं आए हैं, दो कि ऊपर से अगर हम देखें BSE 500 स्टॉक्स को तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द BSE 500 स्टॉक 30% से नीचे की या ज्यादा की गिरावट में आ गए हैं। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने कहीं ना कहीं और हमें कॉशियस रहना चाहिए और ये साइकिल को थोड़ा केयरफुली नेविगेट करना चाहिए। 2 साल से है, टू बी ऑनेस्ट। कोविड के पहले से हमने वी-मार्ट रिटेल ले रखा है, कोविड के बाद हमने इस पोजीशन को और भारी बनाई है। क्या वजह है? वी-मार्ट रिटेल नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में ऑपरेट करता है, 200-300 रुपए पर आइटम के कपड़े बेचता है। उस स्पेस में हमको लगता है कि इनफॉर्मल सेक्टर, जिस स्पेस में वी-मार्ट ऑपरेट करता है नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहरों में, उस स्पेस में हमको लगता है इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे फेड अवे करेगा। इनफॉर्मल सेक्टर जूझ नहीं पाएगा जीएसटी वाले दुनिया के साथ। एंड जैसे जैसे नॉर्दर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में इनफॉर्मल सेक्टर फेड अवे करता है, ये इकलौता प्लेयर हमको दिख रहा है, इकलौता ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर है जो 200-300 रुपीज के अपैरल के आइटम्स नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहर में बेच रहा है। उसके साथ साथ अगर फंडामेंटल्स पे गौर करें, बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रही है इनकी लास्ट 6-7 साल में। बारिंग वेस्ट साइड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी और हमने लिस्टेड प्लेयर का इतना अच्छा देखा नहीं है। वेल मैनेज्ड कंपनी है, एक एसेंशियल प्रोडक्ट मतलब अफोर्डेबल अपैरल, अफोर्डेबल कपड़े हिंदी बेल्ट के छोटे शहरों में बेचता है। भारी फॉर्मलाइजेशन की वहाँ पे उम्मीद है, इनफॉर्मल सेक्टर खत्म होगी, वी-मार्ट हावी होगा। इस बेसिस पे हमने कोविड के पहले ही लिया था। जाहिर है कोविड में कंपनी को दिक्कतें झेलनी पड़ी, बट अभी अच्छा रिकवरी दिख रहा है हमको कंपनी के फंडामेंटल्स में कोविड के बाद। हमने मार्च 2014 से मार्च 2020 तक करीबन 72 महीना कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस हमने बढ़ता हुआ देखा है।
मार्च 2020 के बाद करीबन 8-9 महीना आपका मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में गया और ये 18वां महीना है हमारा कंटिन्यूअसली एसआईपी का बेस बढ़ रहा है। तो एक ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आज भी अगर आप देखोगे 3 साल का एसआईपी का रिटर्न, अगर किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी चालू करी है सालाना, उसने आज तक समझो 3,60,000 लगाया हुआ है, वो भी आज की तारीख में 4-5 लाख रुपए के आजू बाजू उसकी आज की तारीख में वैल्यू दिखा रही है। 15-20% का सीजीआर रिटर्न है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सर एक ये बहुत ही अच्छा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स के जो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, उसके सामने एक ऑप्शन उभर के आ रहा है एसआईपी का, जो आप मैं समझता हूँ पोस्ट ऑफिस रिकरिंग का रिप्लेसमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट है, चिट फंड्स का रिप्लेसमेंट है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं देखता है, वो खुश होता है अगर उसने धीरे धीरे करके समझो लास्ट 5 साल के अंदर 6 लाख लगाया है एसआईपी में, अगर उसकी आज के दिन में वैल्यू 8 लाख है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है बिहेवियर का। ये लोग उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, नॉट कि ये एक अच्छा सेविंग का तरीका है। तो लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये एंड सर आप समझ लीजिए एसआईपी को छोड़ के आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर जाएगा कहाँ? आप लास्ट 3 साल का म्यूचुअल फंड के डेट फंड का रिटर्न देख लीजिए, वो 4-5% आ रहा है। एफडी देख लीजिए 4-5% आ रही है, और 3 साल का एसआईपी का रिटर्न देखिए करीबन 15-20% सीएजीआर है। मैं आपको नंबर बताऊं, हमारा लास्ट 18 महीने के अंदर 9 लाख एसआईपी बेस था, वो आज से 17 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। बीच में शायद छोटा मोटा हिकअप आ सकता है, बट मैं समझता हूँ ये स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बाजार में जहां गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, मार्केट के टेक्निकल एनालिस्ट से तो लगातार हम आप बातचीत कर रही हैं, उनकी कॉल्स भी देखते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर एनालिस्ट एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं बाजार पर, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर उनका क्या नजरिया है, वो जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रुचित जैन भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। बाजार में फर्स्ट हाफ में हमने जो तेजी देखी अब वो धुलती हुई नजर आ रही है। करीब 150 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी 15,700 के आसपास ही ट्रेड्स दिख रहे हैं। क्या लगता है मार्केट क्लोजिंग कहां तक जाती दिखेगी? क्या बाजार फिर संभलेंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून। सर्टेनली फर्स्ट हाफ में तेजी थी, बट आई थिंक ये जो तेजी या पुल बैक मूव मैं कहूँगा कि जो हुआ है वो एक ही कारण था कि जो मोमेंटम रीडिंग्स थे लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे या इंट्राडे चार्ट पे वो काफी ओवरसोल्ड हो गए थे पिछले 2 दिन के शार्प कट के बाद में। तो जनरली जब ओवरसोल्ड मोमेंटम रीडिंग्स होते तो ऐसे पुल बैक या कंसोलिडेशन होते, उसके बाद फिर से ट्रेंड जो प्राइमरी ट्रेंड है वो रिज्यूम होता है। तो हमें लग रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। आप देखेंगे तो हायर लेवल्स पे फिर से सेलिंग प्रेशर एवरी पुल बैक मूव पे मार्केट में दिख रहा है। तो अब 16,000 नया रेजिस्टेंस बन जाएगा जो पहले सपोर्ट के तरीके से देखा जाता था, और नीचे पॉसिबली 15,450 के आसपास हम निफ्टी को और करेक्शन या एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल तो यही हम भी सलाह दे रहे हैं कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का अभी तक नेगेटिव है। ऐसे जो इन बिटवीन पुल बैक मूव्स हम देखते हैं, जो हमने आज फर्स्ट हाफ में देखा, ऐसे पुल बैक मूव्स में हायर लेवल्स पे शॉर्ट बनाने को अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो रुचित, आप ऐसे में फिर ट्रेडिंग कॉल्स क्या ले रहे हैं? जी स्टॉक रहेंगे शॉर्ट साइड पे ही रहेंगे। सबसे पहला रहेगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर। देखिए जब एक अच्छे मोमेंटम दे रहा था तभी भी ये स्टॉक एक रिलेटिव थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अब ये स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स इमीडिएट ब्रेक किए हैं। तो फिलहाल 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 355 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। आईजीएल को 318 से 315 तक के टारगेट्स आप ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। बेंजामिन, स्टे विद अस से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपको सुनवाते हैं। एक स्टॉक आज जो बाजार की से एकदम अलग चाल चल रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। बाजार में सेल ऑन राइज हो रहा है, लेकिन ये अपने डेज हाई की तरफ जा रहा है। क्या हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस में? हुआ ये है कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी फॉर्म की है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़, और उसमें उन्होंने टोटल जो इनके पार्टनर हैं गैस ट्रांसमिशन के बिजनेस में, उनके साथ एक नया डील अनाउंस किया कि वो 25% स्टेक इस कंपनी में लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनी है ये। हमारे साथ देवेन चोकसी जुड़ रहे हैं और HDFC सिक्योरिटीज़ के मिस्टर उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ये एनालाइज करने के लिए कि ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, देश के लिए, और इन्वेस्टर्स को क्या बनाना, मतलब इसको समझना चाहिए। देवेन बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी डील है और मार्केट काफ़ी एक्साइटेड है, ख़राब बाजार में भी रिवॉर्ड कर रहा है स्टॉक को। वैल्यूएशन का अभी डिटेल नहीं आया है, लेकिन आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको ये डील? शुक्रिया अजय, गुड आफ्टरनून टू यू। वेल आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ डायरेक्शनल कॉल दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टोटल जैसे आई थिंक स्ट्रॉन्ग पार्टनर को साथ में रखना
ये एक सबसे बड़ी बात है एंड आई थिंक अडानी ग्रुप प्रोबेबली हैज गॉन इनटू इट। अडानी ग्रुप का जो टिपिकल बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक है, दे बेसिकली बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब भी बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बाकायदा जरूरत पड़ता है, उसके अंदर वो ज्यादातर पार्टनर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि टोटल के साथ की जो ये डील किया गया है, उसके अंदर आई थिंक टोटल्स रोल इज लार्जली गोइंग टू बी सीन also as a distribution partner, which is an important link in after the production. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think together this particular arrangement could result into higher amount of I think the strategy as far as I think the business is concerned from the point of view of hydrogen. ये कारोबार जो है वो कारोबार अगले 5 या 10 साल के अंदर एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि 2 या 3 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं यहाँ पे। While the question of I think water remain abundant, I think is absolutely I think not asked for, but most importantly जो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के साथ में आपको जो उसका पेरिफेरी इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो बिल्ड करना है, उसके लिए आपको ये पार्टनरशिप की काफी हद तक ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। And I think as they progress, probably they will announce more details about I think the role play by respective partners. But मैं ऐसा समझता हूँ कि I think ज़्यादातर expertise अडानी ग्रुप की I think to operate the infrastructure, and I think the partners' role would be largely towards I think bringing the business, distributing the business or distributing the product. I think that is what I would like to see as a role play between two of them. ये तो हो गई बात अदानी एंटरप्राइजेस की, लेकिन अदानी ग्रुप हालांकि चुनिंदा ग्रुप ही इस डायरेक्शन में काफ़ी बड़ा कर रहे हैं, कुछ और कंपनीज भी हैं, पीएसयूज भी इस स्पेस में काफ़ी काम कर रही हैं। अनुज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिस्कशन में। अनुज, ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एक डील हुई है, ब्लैक रॉक ने भी टाटा में कुछ पैसा कमिट किया है, आज टोटल अदानी ने कमिट किया, एक बड़ा $50 बिलियन का कमिटमेंट आया है कैपेक्स का, और भी कुछ और प्लेयर्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस कारोबार को, और क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए? गुड आफ्टरनून। देखिए, एज यू राइटली सेड, ये काफी डील्स यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे रिन्यू ने भी जो है वो टाई अप किया एल&टी के साथ, JSW भी एक ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ जो है वो टेक्निकल टाई अप किया है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, जहाँ पे दे वांट टू रिप्लेस करना है ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, वो है बहुत बड़ा पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी थ्रो करेगा ओवर नेक्स्ट 7 to 8 years काइंड ऑफ अ पीरियड। बट उसके लिए हमें जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वाइबल होना ज़्यादा जरूरी है। आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्टिंग जो है वो 450 to 500 पर केजी पड़ता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्टिंग जो है वो समवेयर अराउंड 150 to 200 के रेंज में पड़ता है। बट देयर आर सर्टेन मेजर्स जो कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है अलोंग विद PLI स्कीम पे भी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि एनहांसिंग जो इलेक्ट्रोलाइजर का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है उससे एनहांस करने से वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पे पावर आपका सोलर और विंड के थ्रू आएगा, उन का एफिशिएंसी इंप्रूव होने के कारण वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्टिंग ओवर देयर। प्लस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के वजह से एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइजर का कॉस्ट इटसेल्फ जो है वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट 60% ड्रॉप होने का बात है। तो ऑल पुट टुगेदर जो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्टिंग है वो जो अराउंड 200 to 220 रुपीज के करीब अनुमान लगाया जा रहा है ओवर नेक्स्ट 6 to 7 years, जो कि काफी मच एट पार होगा जो कि करंट ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्टिंग है। एक चीज और हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्टिंग आज के डेट में है वो बेस्ड ऑन RLNG के प्राइसेस पे है, जो कि $10 to $12 के रेंज में है। बट अगर हम करंटली जो पीक देख रहे हैं गैसेस के प्राइस, अगर ये सस्टेनेबल रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो ग्रे हाइड्रोजन भी जो है वो आपको 200 to 250 प्लस के रेंज में मिलेंगे गोइंग अहेड। तो जो पैरिटी का मैं बात कर रहा था, दैट कुड बी अचीव मच अर्लियर अगर ये करंट RLNG प्राइस यही लेवल पे रहता है एंड इलेक्ट्रोलाइजर में हम अचीवमेंट प्राइस रिडक्शन अचीव कर लेते हैं। सेकेंडली, आपका जो अपॉर्चुनिटी का बात है, तो इंडिया में रफली अराउंड 6 to 7 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन यूज होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है। टारगेट है बाय FY30 दिस विल इंक्रीज टू 30 मिलियन टन, जिसमें से गवर्नमेंट का टारगेट है कि अराउंड 30% दैट इज 4 मिलियन टन वो ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू होना चाहिए।
अब इस 4 मिलियन टन के ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमारा असेसमेंट है कि दिस वुड रिक्वायर 21 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी, एंड पर मेगावाट का कॉस्टिंग कम समवेयर अराउंड 8 करोड़, एंड सोलर कैपेसिटी टू फ्यूल दिस इलेक्ट्रोलाइजर वो रिक्वायरमेंट रहेगा इन द ट्यून ऑफ अराउंड 80 गीगावाट। तो अपॉर्चुनिटी पर से काफी बड़ा है, बोथ फॉर द कंपनीज हु आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइजर एंड आल्सो फॉर द ग्रीन एनर्जी कंपनीज जो कि सोलर प्लांट्स या विंड प्लांट्स डालेंगे इन ऑर्डर टू फ्यूल दिस ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी। थैंक्स अनुज एंड देवेन भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है तो मैं ये डिस्कशन थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बट शुक्रिया ये समझाने के लिए। 5% का फॉल इस समय आपको एक बड़ी सी कैंडल नीचे की तरफ नजर आ रही है, वो है बजाज ऑटो में। क्यों? क्योंकि बायबैक का जो प्रपोजल की आज मीट थी सेकेंड हाफ में वो टाल दी गई है। आपको याद होगा इतना बड़ा एनालिसिस हुआ है, बाजार में स्टॉक चला भी था, ये सोचे कि 15-16 हज़ार करोड़ का कैश ऑन बुक्स इस्तेमाल करेगा कंपनी बायबैक में शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देने के लिए, और ये अब टल गया। 5% का बायबैक होने वाला था पहली बार जो कि टल गया। बिल्कुल, इसको जरा एनालाइज करना जरूरी है। राजेश जरा चार्ट पे देखिए, ये 6% नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए अजय जी, इमीडिएट रिएक्शन जरूर देखने का मिला न्यूज पे, और अब हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है 3650 का, उसके ऑलमोस्ट नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगर 3650 के नीचे फिसलता है तो अब ये स्टॉक इसके 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ अप्रोच करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है 3650 के नीचे तो स्टॉक में जो नया रेंज ओपन होता है वो करीब ओपन होगा 3570 तक की भी डाउन साइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में जो प्रेशर बना है अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये रिएक्शन काफी शार्प, स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है हमें लगता है 3650 के नीचे सस्टेन करेगा तो 3570 की तरफ ये स्टॉक में सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। पीयूष पराग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो ये कहेंगे, वो बताएंगे कि बाजार इससे कैसे रीड करेगा। अभी और कुछ कमेंट्री आ रही है, बजाज ऑटो का मैनेजमेंट ये कह रहे हैं, पीयूष आप ये सुने जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने कहा है कि थोड़ी और सोच विचार की ज़रूरत है इस बायबैक को एग्जीक्यूट करने से पहले। काफ़ी एक्साइट कर दिया था स्पेस को पीयूष, अब टल गया बायबैक, कैसे देख रहे हैं आप? जो भी होगा था बहुत सेंटिमेंटल होगा, सो कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर होता बायबैक तो अच्छा नहीं होता शेयर होल्डर्स के लिए? ओहो, कुछ ऑडियो का इशू हो गया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूं कि जो 16-17 हजार करोड़ कैश ऑन बुक्स है उसमें से अगर काफी हिस्सा अगर लौटाया जाता तो एक तरफ तो आरओई भी बढ़ जाता स्टॉक का, और शेयर होल्डर्स को पैसा भी रिटर्न हो जाता, क्योंकि कुछ खास रिटर्न तो स्टॉक ने दिया नहीं है लास्ट 4-5 साल। ओके, इनफैक्ट एक टैक्स एफिशिएंट वे भी तो होता है अगर बायबैक में इस तरह से शेयर होल्डर्स के लिए। देखिए ऐसा है कि ये सोच विचार करके कंपनी को पहले ही जब पहले सोच विचार लीजिए, उसके बाद एक्सचेंजेस को बताइए। ट्रू, बाजार को आपने बता दिया कि एक्साइट कर दिया शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। 2-3 दिन से स्टॉक वाज प्रोपेलिंग ऑन दिस न्यूज़, और उसके बाद अब इस तरह से बायबैक वापस लेने की न्यूज़। ये जो है फ्लिप फ्लॉप बाजार को पसंद नहीं आता। देखिए 6% इस समय नीचे, और दिन भर इसी न्यूज़ के दम पर और इसी अनाउंसमेंट का इंतजार था, और अब नहीं, दिन भर क्यों, 1 महीने का ग्राफ देखिए, ये बहुत दिनों से न्यूज़ है, एक दिन में की नहीं है ये न्यूज़ अब। बट ऑफ कोर्स आज बायबैक अनाउंसमेंट था। तो आप कैसे रीड करेंगे प्योरली एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट? एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपकी पोजीशन लेके बैठे 1 महीने में बातचीत हो रही है और अभी आपको मालूम चलता है कि नहीं साहब इनका बायबैक तो डिफर हो गया, आप कैसे एनालाइज करेंगे प्योरली एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट? रुचित जी, तो अजय जी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट देखें तो जब पूरे मार्केट में हमने पिछले कुछ महीनों में अच्छा करेक्शन देखा है, तो ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर था और बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ था। वो सिर्फ इसी आई थिंक ये एक मेन रीजन था, क्योंकि स्टॉक काफी उम्मीदें थी कि स्टॉक बायबैक आने की। तो ऑफ कोर्स जहां पे मार्केट करेक्ट हुआ है, बट ये स्टॉक का पिछले कुछ महीनों में करेक्शन नहीं हुआ है इस उम्मीद पे, और अगर वो न्यूज ही नहीं आती है और वो न्यूज ही अगर नेगेट हो जाती है तो काफी सारे जो लॉन्ग पोजिशंस बनी हुई थे अब वो लिक्विडेशन के लिए आएंगे। चाहे स्टॉक 6% डाउन हो या 8% डाउन हो, जो लॉन्ग्स बने हैं वो अभी डेफिनेटली थोड़े पैनिक का लिक्विडेशन भी होगा, लेकिन लॉन्ग लिक्विडेशन सर्टेनली स्टॉक्स में भी होना चाहिए।
ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कुश बोरा भी बने हुए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपका भी रिएक्शन बजाज ऑटो के एक चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि ये एक न्यूज़ थी जिसके चलते हम देख रहे थे अच्छा स्पर्ट था बजाज ऑटो में, आज से नहीं पिछले कई दिनों से, और अब ये जो एक इमीडिएट रिएक्शन दिख रहा है, किस तरह की आप एफएनओ स्टॉक है ये तो बहुत नीचे तक भी फिसल सकता है, कैसी पोजीशन आप देख रहे हैं, कहां पर आपको सबसे ज्यादा पुट बाइंग या कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है बजाज ऑटो पे? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, इसमें हम अगर क्विक चार्ट चेक ही अगर ले लें तो मैं राजेश के जो व्यू है बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि 3650 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, इस पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल था, लेकिन यहाँ से जो डाउनसाइड खुल के आ रहा है वो सीधा 3500 तक आ रहा है। जो मेजर इसमें सपोर्ट अब बन के आएंगे वो 3500 तक के बन के आ रहे हैं। सो इट्स नॉट लुकिंग गुड। और जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे कि देखिए ये स्टॉक इसी वजह से नहीं गिर रहा था कि इसमें एक बड़ी न्यूज, बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, and market, the one thing that the market does not like is surprises, right? तो ये नेगेटिव सरप्राइज आया है। I won't be surprised कि यहाँ से स्टॉक और फर्दर स्लाइड करता है about 130 पॉइंट्स। 3500 के जो लेवल्स हैं जहां से ये रैली शुरू हुई थी, there is a good chance that the stock can trickle down to those levels possibly today or even tomorrow. तो चलिए, ये रहा बजाज ऑटो पर एक बड़ा अनाउंसमेंट जहां पर जो आना था वो नहीं आया, लेकिन पीयूष इज बैक विद अस। पीयूष, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि ऑटो प्ले की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार फोकस में है, इस पर हम लगातार डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, और बजाज ऑटो ऑफ कोर्स एक खबर जो है फोकस में थी, कंपनी पहली बार इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही थी, और अब एकाएक खबर का एक तरह से टल जाना, गिरावट हावी हो रही है, आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे ये सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल रिएक्शंस होते हैं ऐसी चीज़ों पे। दो एक्सपेक्टेशंस तो पूरा था, मैं फिलहाल इसको लेके बहुत नेगेटिव नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब ये अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही कुछ आदमी इस पर रिएक्ट करे तो अच्छा रहेगा, तो वन शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए उनके फर्दर डिटेल्स के बारे में। पीयूष, तो क्लियरली कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल है, हमारे बाजार के दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा मूड खराब तो होता ही है, क्योंकि आफ्टरऑल इसके एक्सपेक्टेशन में स्टॉक चल गया था, 7% नीचे है बाजार का। मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि ये फ्लिप फ्लॉप इतनी बड़ी कंपनी के साथ यूजुअली उम्मीद नहीं होता है। भगवान जाने कि क्या मैनेजमेंट ने सोचा हो, ठीक से सोच विचार कर लेते एक्सचेंजेस पे पहले डालने से पहले कि कंसिडर करेंगे, उसके बाद तो कम से कम ट्रेडर्स को ये लॉन्ग शॉर्ट स्पेशली इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में बच जाता। ये देखिए 8% इस समय है, और बाजार क्लियरली इसको पसंद नहीं कर रहा है, इस डिफरिंग को। अब कुछ दिनों बाद वापस आएंगे तो बाजार कैसा रिएक्ट करेगा ये देखने की बात है, बट अभी बड़ी कैंडल बन गई है। वापस जाते हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा मैं। कुछ ये जो कैपिटल गुड्स का थीम चल रहा है, हम भी आपसे ये बात कर रहे थे आज, अपार इंडस्ट्री को देखिए, वो मिड कैप स्मॉल कैप कैपिटल गुड्स चल रहे हैं। सीमेंस का अच्छा कमेंट्री था, थर्मैक्स को जरा चार्ट्स पर देख के दिखाइए जरा हमारे लिए, 15% अपार इंडस्ट्रीज, ये हम 2 हफ्ते से बात करें, कुछ नहीं। बिल्कुल, और देखिए शुरुआत एज यूजुअल बड़े शेयर से होती है, बट धीरे धीरे आप देखते हैं कि सारे ही शेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड अपार इंडस्ट्रीज इज अ केस इन पॉइंट। मुझे ध्यान है ये काफी नीचे के स्तरों पे, आई थिंक 700-650 के स्तरों पे हमने बात करनी शुरू की थी, और आज इवन इन सच अ मार्केट द स्टॉक इज एट 870, सो दिस इज क्वाइट फिनोमिनल कैच। ऑलराइट, ठीक है, अब ऐसे में चलिए लेट्स गो टू द नॉर्मल ट्रेडिंग कॉल्स आल्सो। कुछ अब यहाँ पर आज बाजार बहुत ही बोरिंग, एक टाइट रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। आई थिंक 100 ऑड पॉइंट्स की रेंज होगी जिसमें आप बाजार को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब ट्रेड कैसे किया जाए, क्या कॉल्स ली जाए, क्या अब भी आप सेल ऑन राइज की सलाह दे रहे हैं, शॉर्ट साइड ट्रेड्स आपके ज्यादा हैं, या आपको लगता है कि शायद अब कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है? डाउ फ्यूचर्स देखिए ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है, तो आपको देखिए मार्केट्स आज के दिन तो एटलीस्ट अगर कल का दिन छोड़ दें, आज के दिन मार्केट्स हैव एक्चुअली बिहेव्ड इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज देखो हम यही बात करते हैं 15800 के आसपास काफी अच्छा कॉल बेस बना था, मार्केट्स उसके ऊपर गए बट सस्टेन नहीं कर पाए हैं, सो दैट विल एक्ट एज एन इमीडिएट हर्डल। 16000 साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल दोनों तरह से एज अ हर्डल रहेगा, बट उसके पहले 15800 विल बिकम a level that the markets will have to cross convincingly। अब अगर नीचे की तरफ देखें 15500 का जो बेस है, यहाँ पे एक अच्छा पुट बेस बन रहा है, 2 दिन बाकी हैं एक्सपायरी को, बट फिर भी कोई बीच के स्ट्राइक्स पे इतना अच्छा बेस नहीं बन पाया है। सो डेफिनेटली इंडेक्स पे अगर आप बात करें तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी, बट यहाँ भी जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शुरू हो जाता है, और ये हम देख भी रहे हैं अपार इंडस्ट्रीज और बाकी जो कैपिटल गुड स्पेस है, दैट्स एग्जैक्टली अ केस इन पॉइंट। And I expect more of that to continue. Stock specific action once the market stabilizes, for more of that to continue.
डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। राजेश जी, पावर स्टॉक्स में करंट नजर आ रहा है, पावर ग्रिड देखें, एनटीपीसी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, इन पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, जरूर मोमेंटम बना है स्टॉक्स में, लेकिन अभी हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं सारे स्टॉक्स में, जरूर पिछले दिनों में एक करेक्शन हायर साइड से देखने को मिला, पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। अगर टोरेंट पावर के सेटअप को एनालाइज करें तो इसमें इमीडिएट हर्डल जो है वो बनाया करीब 485 के आसपास, वहां तक का पुलबैक कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन सलाह ये रहेगी कि उसके आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब रखें यहाँ पे 463 के आसपास का। एनटीपीसी में भी सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले दिनों में जो एक गिरावट देखी थी उसमें 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसलता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जो पुलबैक बनता है यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए ही हम सलाह देंगे। 155 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर उसके आसपास ये स्टॉक आता है पुलबैक में तो वहां से पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जिसके पास भी लॉन्ग पोजीशन है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 148 का, अगर यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड करी हुई है। ऑलराइट, ठीक है। सो ये पावर स्टॉक्स तो आज परफॉर्म कर रहे हैं, पावर एनर्जी, कल भी हमने सेकेंड हाफ में देखा था कि इन स्टॉक्स में आपको मूवमेंट देखने को मिली थी। डेफिनेटली, तो चलिए यहाँ पर मूवमेंट जरूर देखने को मिली, लेकिन हमारे साथ एक और टेक्निकल है। क्विकली एक सवाल सुदीप आपसे भी जानना चाहेंगे, अपोलो हॉस्पिटल, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स लगातार हम बता भी रहे हैं, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस पर फोकस भी है। क्विकली इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि एक बार एक अपमूव आज के सत्र में इन स्टॉक ने दिखाया। डिविज लैब का काउंटर एक बार अगर देखें, हल्की से यहाँ पर अपमूव दिखाने के बाद अब बिकवाली की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस पर राय क्या होगी? अगर हम देखें तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद ये एक अच्छा एक बेस बना रहा है 3430, 3450 का। तो एक इसमें एक छोटा ट्रेड है 3450, जब तक ये होल्ड करता है तो अपना 20 DMA तक जो 3650 है, तो एक वहां तक एक अपमूव दिख सकता है। पर 3650, 3670 पे एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है। तो 3460 एक नीचे के साइड का सपोर्ट, एंड हम एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज जब मार्केट वीक है तो डिफेंसिव में ज्यादा बाइंग प्रपोजिशन दिख रही है, तो हम यही सेक्टर पे, जैसे आपने बताया, डीवी स्लैब भी एक अच्छी पिक है, और अपोलो हॉस्पिटल में भी पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो स्लोली एंड स्टेडीली एक जो पिछला एक फॉल आया था उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। पर अपोलो हॉस्पिटल में 3730, 3750 के ऊपर एक कंडीशनल बाय बनेगा, तो अबाउट 3730 हम इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं विद 3680 एज अ स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए ये राय आपको हेल्थ केयर स्पेस में पर्टिकुलरली मिलती हुई दिख रही है, लेकिन अब मच अवेटेड डिस्कशन की बारी है। बात हम करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, और क्रिप्टो करेंसी का वॉश आउट अगर देखें, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस साल सबसे ज़्यादा क्रैश होता हुआ दिखा है। टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे $1 ट्रिलियन के नीचे जाता हुआ हम देख चुके हैं। चलिए इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए क्रिबैको के फाउंडर और CEO सिद्धार्थ सुगानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले तो इन ब्रीफ आप अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में और क्रिप्टो के लिए आपके इंटरेस्ट के बारे में आप बता दीजिए। मेरी कंपनी है क्रिबाको, which is credit rating for exchanges, blockchains and coin offerings. We have one of the largest comprehensive research databases for crypto, which covers the legal, tech, financials and due diligence of the team. We share the data with governments, regulators, investors when it comes to taking better decisions related to crypto. मैं क्रिप्टो में 2015 से हूँ और काफ़ी इसकी अप्स एंड डाउन्स देखी है। सिद्धार्थ, बड़ा रीज़न है आज क्रिप्टो पर इतनी डिटेल में बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम श्रिंक हो गया। अगर आप बिटकॉइन को देखिए, अपने 52 वीक हाई, आई मीन जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहा है उससे 65% ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स अगर हम कुछ डेटा पॉइंट्स को देखें तो मोर देन 50-60% इरोड हुए इन लास्ट 3 मंथ्स। ये डेटा हमने कोलैक्ट किया है फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो ऑन दिस नोट मुझे तो बहुत सारी वर्ड्स ऑफ विजडम याद आती है, चाहे वो रघुराम राजन ने कही हो, चाहे निर्मला सीतारमण ने कही हो, चाहे फिर वॉरेन बफे ने कही हो। क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट में क्या हो रहा है, ये कोहराम कब तक थमेगा? व्हाट इज योर? देखिए, इंडिया के क्रिप्टो मार्केट्स में तो बहुत वॉल्यूम्स गिरी है, 90% तक नीचे गया है वॉल्यूम्स, और लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है। बट ग्लोबल फंडामेंटल्स अगर आप देखें बिटकॉइन के, तो इट्स एट ऑल टाइम हाई। बिटकॉइन की हैश रेट ऑल टाइम हाई पे है, ट्रांजैक्शन फीस ऑल टाइम लो पर है,
number of wallets which have 0.1 say 1 Bitcoin के जो wallets हैं, they are also at a all-time high. That means there is a lot of retail buying which is taking place on an everyday basis, right? So fundamentally Bitcoin तो वही कर रहा है जो उसको डिज़ाइन किया गया है, to act as an inflation hedge, to be a non-correlated asset. आप अगर उसकी वैल्यू को देखेंगे तो इट्स डूइंग ग्रेट, बट अगर आप उसकी प्राइस को देखेंगे तो प्राइस एक्शन इज टेम्पररी व्हिच इज फॉलोइंग द ग्लोबल ट्रेजेक्टरी ऑफ यू नो। सो बेसिकली वो डिजाइन किया गया था अनकोरिलेटेड एसेट क्लास के लिए, बट इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी कोरिलेटेड। नहीं, अभी देखिए जब इन्फ्लेशन आता है या रिसेशन आता है तो नॉन कोरिलेटेड एसेट्स पहले ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि नॉन कोरिलेटेड एसेट में ही आपका फायदा है रहना, राइट? तो अगर आप 1 जनवरी 2020 के नंबर से अभी तक देखें तो बिटकॉइन अभी भी जीत में ही है। 1 जनवरी 2020 को आई थिंक $7,500 से $8,000 के बीच में था, और अभी 25,000 4x तो है। हाँ, और टॉप से देखना शायद उचित नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, टेस्ला और ये सारे स्टॉक्स को देखेंगे तो उनके करेक्शन लेवल्स अगर आप देखेंगे तो दे आर नेगेटिव में, डूइंग वेरी वेल। बात आपकी सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के 2 यूजेज हैं। एक यूजेज तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन, एक यूजेज है कि इन्फ्लेशन हेज जो आप बता रहे हैं, फंडामेंटल रीजंस। करेक्ट। लेकिन हमने देखा कि भारत में छोटे छोटे शहरों में हम लोग ट्रैवल करते हैं, यूथ में यंग बच्चे जो हैं आपके 18 से लेके 35 तक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बिटकॉइन के डिफरेंट टोकन्स को सिर्फ एक स्पेकुलेशन का माध्यम बन गया था कि आसान पैसा, बिटकॉइन इज इजी मनी। आपको लगता है कि ये जो रिस्क ऑफ आया है, वो जो धारणा है वो अब थोड़ी बदल जाएगी? बिल्कुल, देखिए बिटकॉइन इज नॉट इजी मनी फॉर श्योर। इसमें इक्विटी मार्केट्स या कोई भी दूसरे मार्केट से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, आई वुड से 10x ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और ये बहुत नेसेंट मार्केट है। तो अगर आप कोई तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो 5% से ज़्यादा इसमें मत खेलिए, बिकॉज इट्स वेरी वोलेटाइल। अभी जो लेटेस्ट जो लोग घुसे हैं 2020 के बाद में, they all thought that this is easy money and they got in with a idea of making quick money, but it doesn't work like that. Bitcoin को बहुत fundamentally समझना बहुत ज़रूरी है। People who have invested crores of rupees, they don't understand the fundamentals behind it, right? तो वो लोग पैनिक कर देते हैं इस situations में। You have to enter with a horizon of at least 18 to 24 months, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट साइकिल्स में चलता है। ओके, बट सिद्धार्थ, अगर रीजंस की बात करें बिहाइंड द प्रेशर, तमाम एसेट क्लास की तरह क्रिप्टो करेंसी में भी इन्फ्लेशन प्रेशर, रिसेशन वरीज आर वन ऑफ द रीजन। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात चल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रेशर ऑल ओवर है। अब इंटरेस्ट रेट तो हाइक होते हुए दिखेंगे ही। जब आप बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि $20,000 के नीचे जाता दिखेगा? बिटकॉइन डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से मूव कर रहा है, हमारी रिसर्च टीम के हिसाब से तो थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अराउंड $17,000 to $18,000 इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये नहीं तोड़ना चाहिए, बट लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज़, क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व जो बैलेंस शीट जो वो लोग अभी श्रिंक करना शुरू करेंगे, वो अभी करेंगे शुरू, राइट? ये तो अभी जो भी कुछ हो रहा है ये तो एंटिसिपेशन है। जब मार्केट से पैसा राइट ऑफ होगा, जब बैलेंस शीट्स कम होगी, तब ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं वी डोंट नो, but overall next 3 to 6 months are going to be sideways. Right, absolutely. In fact ये व्यू इसलिए भी ज़रूरी जानना है सिद्धार्थ, क्योंकि बात बार बार निकल के आ रही है कि $20,000 के इस लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर और अगलियर प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। बट एनीहाउ वी अंडरस्टैंड किसी भी एसेट क्लास में वो सेफ हो, रिस्की हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मूवमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आज हमें समय देने के लिए और इस पर ये वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से मार्केट्स पर लौटते हैं। हमारे साथ संजीव वसीम भी बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या रीडिंग रख रहे हैं। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। क्या इस वक्त मार्केट तो आज बहुत ही टाइट रेंज में रहा और एंटिसिपेटेड भी था, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल भी है 15,700। उसे हालांकि अब तक तो प्रोटेक्ट किया हुआ है बाजार ने, बट डाउनसाइड रिस्क की भी बार बार निकल कर बात आ रही है। एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि अगर यहाँ से टूटता है
आप बुलिश हैं, आपका व्यू इंटैक्ट रहता है। इनफैक्ट आपके लिए तो कहना चाहिए कि मुझे वो बात याद आ जाती है कि शोले में जब एक बार आई थिंक अमिताभ बच्चन गए थे अपनी शादी की बात करने, धर्मेंद्र अपनी बात करने के लिए गए थे, तो मौसी के सामने मौसी ने कहा था कितनी भी कमियां हो लेकिन आप अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। ये अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र अपने दोस्त के लिए बसंती का हाथ मांगने गए थे, और संजीव जी की फेवरेट मूवी भी है वो शोले। तो संजीव जी कुछ भी हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आई एम श्योर कोई ना कोई बुलिश व्यू ले ही आते हैं संजीव जी। हाँ, थैंक यू प्रियंका जी, आपने बहुत मूड को लाइटन कर दिया, और मुझे पता है कि आज जो मार्केट में जहर है, तो जहर वो निकल गया। माने जो आपने लोग बनाना था मार्च का वो हो गया, एंड बिलीव मी देयर इज बीन जो शॉर्ट वाला था वो भी कट गया सुबह, उसने भी, और मंदी लॉन्ग जो था वो तो वैसे ही बेचारा बेतयाज बैठा, उसको मौका मिला था निकलने का। कल से मेरे हिसाब से द फेड विल डू 50 बेसिस पॉइंट, और आपको कहा है 17-18 से बाजार का रुख बदल जाएगा। तो 2-3 दिन आपको ये वॉलेटिलिटी शायद थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़े, बट फॉर ऑल पर्पसेस द पॉइजन इन द मार्केट मे बी आउट इन द शॉर्ट टर्म। वी विल रिव्यू इट वंस द पॉलिसी कम्स एंड नेक्स्ट वीक, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ नेक्स्ट वीक से द ट्रेंड विल टर्न फॉर द अपसाइड। This market from sell the rally can easily churn into buy the dips by the end of the month. So now I have 3 buys for you. आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी, आपके हर वर्ड को बहुत कॉशियसली हम सुन भी रहे हैं। पॉइजन इज आउट ऑफ द मार्केट सून आपने बोला। चलिए ठीक है, बिल्कुल। क्या रहेंगी आपकी 3 कॉल्स फिर आज की? तो देखिए, सबसे पहले लीजिए टाइटन। I think Titan is a no-brainer now at this price and the comfort of reopening with marriages and other celebrations. Titan becomes very good at 2090. 2035 का स्टॉप लॉस, 2235 का 2225-35 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा, आप देख रहे हैं रूम रेट्स आर गोइंग थ्रू द रूफ, और इंडियन होटल में ताज ग्रुप में 24-25 हजार में भी रूम नहीं मिल रहा। 216 रुपए में लीजिए, 209 का स्टॉप लॉस, 240 से कम मत बेचना। ये शेयर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो रीओपनिंग ट्रेड में कितना ट्रैवल एंड लेजर पिकअप कर रहा है। तीसरा शेयर होएगा भारत फोर्ज, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनीज, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और अब जब आप देख रहे हो डिफेंस पे काफी दारो मदार है, आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत लोग शामिल होंगे। भारत फोर्ज इज ऑल्सो की एंसिलरी इन मेकिंग डिफेंस इक्विपमेंट, एंड द रिस्क रिवॉर्ड एट 648 इज वेरी फेवरेबल। स्टॉप लॉस ऑफ 628, टारगेट ऑफ 675। ऑलराइट, ठीक है। सो ये कुछ पिक्स रहेंगी संजीव जी की तरफ से। संजीव जी फंडामेंटली तो खैर अच्छे स्टॉक्स पिक करके लाते हैं और उन पर अपना व्यू भी इंटैक्ट रखते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि अब बाजार में ये रिकवरी मोड कब तक वापस स्टार्ट होती है। 17-18 मई आप बता रहे हैं, यानी आप फैक्टर इन कर रहे हैं कि फेड का जो डिसीजन है तब तक वो फैक्टर इन हो चुका होगा, बाजार में जो यहाँ से नरमी आनी होगी वो आ चुकी होगी। यही एक बड़ा ट्रिगर देख रहे हैं आप संजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल, पसंदी जरूर मान जाएगी। 18 तारीख से बाजार एक तरफ चलेगा। बिल्कुल ओके भसीन जी, लेकिन साथ ही बजाज ऑटो पर भी जाते जाते अपना नजरिया बताएं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग आज की फोकस में भी थी। बोर्ड मीटिंग में बायबैक पर अनाउंसमेंट भी होना था, लेकिन वो टल गया। उसके बाद बजाज ऑटो गिर रहा है। अब ऑटो प्ले बजाज ऑटो कहां पर जाते हुए देख रहे हैं आप? I'm not aware of the corporate development, but that could be one off, क्योंकि maybe the management needs more time to decide. But it's the one of the biggest cash churners, और cash on balance sheet बहुत strong है। और राजीव बजाज की लैंग्वेज ही बहुत strong है कि second half may be the best in the history of Bajaj Auto. So I think this should be an opportunity to accumulate such a pedigree stock. Buyback or no buyback at this price, this becomes a very good buy. बिल्कुल संजीव जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताने के लिए। अजय, बजाज ऑटो में निचले स्तरों से रिकवरी भी आ गई है, 5% नीचे नजर आ रहा है, बट अब बैक टू फंडामेंटल्स हो जाएगा। कैसे एक्सपोर्ट चल रहे हैं, इस वक्त शॉर्ट कवर बनने लग गए हैं उसमें, इस न्यूज़ के चलते। देखिए, ऑटो तो बाय ऑन डिप्स है ही, सबको पता ही है। 6 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद रिवर्स होके आ रहा है। लेकिन बजाज ऑटो बाकी से अंडर परफॉर्म किया था। जब इसके अंदर बायबैक का जब बज आया और खबर आई तो एकदम दौड़ लगा दी। तो वो तो एक बार को निकलना ही है, उसके बाद नीचे के लेवल पे बाइंग आ जाए वो तो बाजार का नेचर ही यही है, जो बहुत ओवर एक्सटेंड हो जाए नीचे की तरफ, हाँ बाइंग आती है। आइए डिस्कशन आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ रुचित, कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचित, आपके पास मैं ओके, रुचित चले गए। सुदीप के पास जाते हैं। सुदीप, 2 मिड कैप स्टॉक्स आज कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं।
एक क्लोथिंग स्टॉक का है TCNS, दूसरा शिल्पा मेडिकेयर। ये जरा मिड कैप्स में थोड़े चार्ट चेक्स करके बताएं हमारे लिए। ओके सुदीप, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, TCNS अगर हम देखें तो बहुत दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद आज पहला दिन है जो रिवर्सल दिखा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिख रही है और लास्ट 1.5-2 महीने की अगर हम चार्ट पे चेक करें तो हाईएस्ट वॉल्यूम आज दिख रहा है। तो यकीनन यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं यहाँ पे 540 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड हम लेके चल सकते हैं 590-600 का लेवल। ऑलराइट, और दूसरा स्टॉक कौन सा था? दूसरा मैंने आपको बताया शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर TCNS से बेहतर चार्ट है और पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हम देख रहे हैं कि वो सारा कंसोलिडेशन को के बाहर ब्रेकआउट ये आज दिखा रहा है। तो 430 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है और 430 के सपोर्ट के सामने हम इसको 510-520 के अपसाइड के लिए इसमें हम बाई कर सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है ये 430 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। चलिए ठीक है, ऑलराइट। तो ये दोनों स्टॉक्स पे व्यू रहेगा। एक बार FNO की अगर पोजीशन देखें इस वक्त आपको कहीं ना कहीं सीमेंट स्पेस में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑटो में शॉर्ट्स फ्रेश बनने शुरू हैं, लेकिन बैंक्स वहां पर अब आपको लॉन्ग भी बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या राजेश यहाँ से कुछ रिवर्सल दिख रहा है, साइंस दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, देखिए अगर सारे दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें तो जरूर निफ्टी ऑटो या ऑटो स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। लास्ट सीरीज में भी देखें तो सारे ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था। स्टॉक लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, स्पेशली आइशर मोटर, एस्कॉर्ट, सभी स्टॉक्स में लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना था। हालांकि आज बजाज ऑटो में न्यूज़ के चलते एक करेक्शन आया, अदरवाइज ये स्टॉक का भी सेटअप टेक्निकली पॉजिटिव था। तो अगर हम देखें मार्केट में अगर कहीं स्ट्रेंथ बनी हुई है अभी, तो एक सेक्टर को अगर हम डिस्कस करें तो सिर्फ एक ऑटोमोबाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे अभी भी नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से एक स्ट्रेंथ विजिबल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है तो इस तरीके के मार्केट में जहां पे एक स्ट्रेंथ बनी हुई है तो वो ये सेक्टर में जरूर बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है M&M, मारुति, ये दोनों स्टॉक अभी भी यहाँ पे मजबूत है और ये लगता है कि यहाँ से जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आएगी तो ये दोनों स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेंगे। मारुति में 8000 का इंपॉर्टेंट है, जैसे ही वो क्रॉस होगा तो वहां से हमें लगता है 200-300 रुपए का अप मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी देखें तो जरूर 1000 रुपए के आसपास स्टॉक में कल के सेशन में एक बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन वहां पे वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल M&M का सेटअप भी पॉजिटिव साइड पे ही है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबल होंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे पहले हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। राजेश, बस सारी बात ठीक है आपकी, बस आपने जब शुरुआत किया तो आपने डिम्पी बोला, आप डिम्पी को याद कर रहे हैं? अपना हेज्ड स्ट्रैटेजी छोड़ के नहीं रखना चाहते। इस स्पेस में आपको कुछ और पसंद आ रहा है जो इनफैक्ट अब डिविस लैब को देखें, हमने सुबह देखा था 0.5% की तेजी थी, अब वहां पे भी 1.5% की तेजी है। तो कुछ क्या सेफ बेट्स आपको कुछ और दिख रही हैं, फार्मा से, FMCG से, कंज्यूमर कंजम्पशन स्टॉक से, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से? जी देखिए, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, राइट। अभी अगर हम आज का भी मार्केट देखें तो हम एक लाल पीरियड में है, क्वाइट जोन में चल रहे हैं। कल के इतने बड़े फॉल के बाद व्हाट इज सरप्राइजिंग इसकी कोई बाइंग नहीं देखने मिल रही, सेलिंग साइड पे ही है। तो ये एक सिचुएशन है और बहुत बड़ा हैंगओवर है इंटरेस्ट रेट्स का, इन्फ्लेशन का, एंड वी ऑल नो दैट सिचुएशन, राइट। इसके चलते डिफेंसिव विल रिमेन इन फ्लेवर। अब अगर इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो अभी भी सिप्ला देखिए चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, लेकिन द गुड थिंग इज कि डाउनसाइड जो है उसका काफी रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है और उसको मेंटेन करके चल रहा है इवन इन अ मार्केट लाइक दिस। तो अगर आप विद इन द फार्मा स्पेस अगर आप कोई स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो सिप्ला इवन नाउ विल will certainly stand out as a good buy। 958, 955 के जो जोन्स हैं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आप फ्रेश एंट्री करते हैं तो उसे एज अ स्टॉप लॉस रखिए, और 1010 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक ये स्टॉक आने का दमखम रखता है। तो सिप्ला विल स्टिल स्टैंड आउट एज वन ऑफ द डिफेंसिव पिक्स इन योर पोर्टफोलियो।
ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय सिप्ला पर मिलती हुई दिख रही है एज डिफेंसिव बेट इन दी पोर्टफोलियो। फार्मा स्पेस में हम धीरे धीरे मोमेंटम भी बिल्टअप होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जिसमें अच्छी तेजी है। राजेश जी, अल्काइल अमाइंस, इस स्टॉक को देखिए 4.25% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के बाजार में यहाँ पर मूव पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बढ़त के साथ। यहाँ पर ट्रेड्स जो हैं टेक्निकली इसके चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? तो मानसी जी देखिए, करेक्शन जरूर देखने को मिला था स्टॉक में अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में जो लोअर साइड पे एक बेस बना था करीब 2550-60 के जोन में, वहां से एक स्टॉक ने वापस से रिवर्सल का साइन यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके की आज तेजी बनी, अगर ये स्टॉक 2750 की तरफ अगर यहाँ पे अपने लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो ये स्टॉक में तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती। काफी बड़े करेक्शन के बाद एक पहला रिवर्सल का साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो 2750 हमें लगता है कि इमीडिएट लेवल है जहां तक ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें करीब 2640 का, पहला टारगेट होगा 2750, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 2840 तक की भी तेजी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ओके, कुछ एक बार जोमेटो पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि जोमेटो में भी आज अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। क्या आपको ये स्टॉक एज अ ट्रेडिंग कॉल लगता भी है? और स्टॉक में जो अच्छे मूव्स ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट कई सारी आती रहती हैं और इसीलिए आए दिन स्टॉक में मूवमेंट भी देखते हैं। कभी हम स्टॉक में डाउन ट्रेंड भी बहुत बड़ा देख चुके हैं 70 के लेवल्स पर, जहां आज 4-4.5% के आप मूव्स हैं, इस पर अपनी राय दीजिए। जी देखिए, काफी अच्छा मूव हमने स्टॉक में देखा था अबाउट 80 के लेवल्स तक। बाद में एक स्लाइड फिर से शुरू हुआ है। 80 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। काफी टाइम इस स्टॉक ने स्पेंड किया था 80 में कुछ महीने पहले, उसी जोन के उसी बैंड में, और फिर एक ब्रेकडाउन दिया है। तो उस लेवल से एक जरा सा सेलिंग आना लाजमी था। दैट गॉट क्लब्ड विद द मार्केट सेलिंग। तो उसके चलते ये जो हम स्टॉक में करेक्शन देख रहे हैं ये क्वाइट हेल्दी है और आज भी स्टॉक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसने अपना जो शॉर्ट टर्म एवरेज है 68 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास जरा टेस्ट किया था, बट उसके ऊपर फिर से आके ट्रेड कर रहा है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री रेकमेंड कर सकता हूँ, बट जो स्टॉप लॉस रहेगा ये पास का रखिए। अगर आपने पहले लिया हुआ है तो ये जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ गुड एवरेजिंग पॉइंट एक्ट करेंगे। 130 140 के जोन्स पे मुझे पता है काफी सारी पोजीशंस हैं जो इन्वेस्टर्स ने ली थी। राइजिंग जब स्टॉक एक राइजिंग ट्रेंड में जाता है दैट्स अ गुड टाइम टू एवरेज। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट इसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं 65 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे आपका जो टारगेट है ये 80 to 83 के जो जोन्स हैं वहां तक स्टॉक जा सकता है। 80 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बाद द नेक्स्ट लेवल इज 80-84 के जो जोन्स है वहां तक। कैपिटल गुड स्पेस में आज भी हम देख रहे हैं कि सीमेंट्स के कमिंस इंडिया हो, सिमेंस हो, और कैपेक्स साइकिल की बात तो हर कोई कर रहा है। ये थीम एक्सपर्ट्स को बेहद पसंद आती है। सीमेंट्स कल अपने एनालिस्ट मीट के बाद जो इंटरसेप्ट्स निकल के आया, वन ऑफ द टॉप गेनर था। आज भी इसमें मोमेंटम आपको स्पेस के कई काउंटर्स में दिख रहा है। राजेश, आपकी स्पेस में कौन सी प्रिफर्ड पिक है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट? अगर कोई यहाँ से बाइंग करना चाहता हो तो सीमेंट्स या कमिंस कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है? तो प्रियंका जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे सीमेंस के साथ जाना चाहिए। सीमेंस का अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो एक अच्छे बुलिश जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसके वीकली मंथली सेटअप को भी एनालाइज करें तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने इतने वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पे दिखाई है, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है सीमेंस को यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अगर कोई डिप भी मिलती वॉलेटिलिटी के चलते तो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। 2300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए 2480 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो ये अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, और ऊपर के टारगेट फिर हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे तो 2600 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। बट थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होगा तो हमें लगता है सीमेंस में वापस से इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो सीमेंस हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी इन दोनों स्टॉक्स में अगर कंपेयर करें तो। सीमेंस प्रिफर्ड पिक रहेगी। राजेश को यहाँ पसंद आता है। कैपेक्स साइकिल ये एक बड़ी थीम है जिसपे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट कैपेक्स, कॉर्पोरेट कैपेक्स और बड़े ऑर्डर्स की बात सीमेंस ने की भी किया। उन्हें पीएसयू स्पेस से, प्राइवेट स्पेस से बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और किसी तरह के बिजनेस में धीमापन की बात नहीं है। तो डोमेस्टिकली अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट स्टोरी को भी ये एनालाइज करता है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक आउटलुक को भी ये पूरा स्पेस जरूर यहाँ दर्शाता है। कुछ और स्टॉक्स अब यहाँ पर हम देखें तो आज जैसे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये एक जो छोटा सा बाउंस बैक आज दिख रहा है टेक्नोलॉजी में, आईटी स्पेस में। क्या ये एक टाइमिंग की मूव कहनी चाहिए खुश, या आपको लगता है कि शायद थोड़ी बहुत स्टैगर वे में बाइंग हो सकती है? बहुत बीट एंड डाउन हो गए हैं स्टॉक्स। एग्री विथ यू इन द सेंस कि देखिए ये सारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं। अगर आप इनमें निवेशित हैं तो यहाँ पे आप सेल तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, इन्हें स्टैगर्ड वे में आप डेफिनेटली बाय करिए।
ट्रेडिंग के हिसाब से मैं जरा सा कॉशियस हूँ इसमें। देखिए कितना भी हम कह लें कि भाई मॉडल यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनसे डिफरेंट हैं, लेकिन एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आता है। अगर नास्डेक 3% डाउन है तो यहाँ भी हम जरा सा एक रब ऑफ इफेक्ट देखेंगे उसका, तो उसके चलते वो हैंगओवर इन स्टॉक्स पे बना हुआ रहेगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको हर स्टॉक इंडिविजुअली ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट जो लार्ज कैप आईटी नेम्स हैं इनमें स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्फोसिस एंड टीसीएस बोथ एक्चुअली लुक क्वाइट स्टेडी ऑन द चार्ट्स। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं किया है। अगर हैं तो इन्हें फर्दर ऐड कर सकते हैं इन अ स्टैगर्ड वे फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, ठीक है। इस पेज में कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहाँ पर अब आपको एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप इनफैक्ट डेल्टा कॉर्प, वो तो सुबह के मूव्स जो थे लगभग 5% के मूव्स थे, वहाँ थोड़े से गेन्स इरोड हुए हैं, लगभग 2.5% अब यहाँ बढ़त रह गई है। एक बार इस पर क्या कर सकते हैं? डेल्टा कॉर्प, पीवीआर, ओपन अप थीम के स्टॉक सुबह तो चल रहे थे। सुदीप, इस स्पेस पर अगर आपको कोई और ट्रेडिंग बेट या फिर कोई और आपकी ट्रेडिंग पिक हो? जी, डेल्टा कॉर्प में हम देखें कि आज सुबह भी अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में हमें एक मूव दिखा था जो 191 192 तक स्टॉक ने ऊपर के लेवल दिखाए थे, पर वहां से फिर से इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वीक है उसके चलते सेलिंग प्रेशर ऊपर से दिखाई दिया है। एंड हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी नीचे 170 168 के नीचे के लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन हम नहीं करेंगे, पर हम पीवीआर जो अगर हम देखें उससे मुकाबले अगर हम डेल्टा कॉर्प को पीवीआर से कंपेयर करें तो पीवीआर में एक अच्छा सा बाइंग सपोर्ट है नीचे के लेवल पे 1710 1720 पे। कल नेगेटिव मूवमेंट के बाद आज कंप्लीट वो चार्ट पॉजिटिव साइड पे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के सामने अगर हम पीवीआर का स्टॉक देखें तो बेटर चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है और 1780 1785 का एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, और इसके ऊपर जैसे ही ये स्टॉक ट्रेड करता है तो 1830 1850 का अपसाइड हमें दिख सकता है। और हम अगर थोड़े मीडियम टर्म चार्ट पे अगर देखें पीवीआर का, तो पीवीआर 1850 और 1680 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही नीचे ये 1680 1710 के करीब आता है तो एक बाइंग जोन बनता है और 1850 के आसपास ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो रेंज बाउंड स्टॉक है, नीचे की तरफ जैसे ही ये स्टॉक मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए और 1850 का एक अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, राइट। बजाज ऑटो पर एक बार क्या कुछ यहाँ पर ऑफकोर्स एक ये व्यू आया निकल कर, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ये भी बयान आया कि वो अभी भी इसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं और इसलिए डिफर किया है। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई है ये बात, लेकिन यहाँ पर 6% डाउन, आपको लगता है कि शायद छोटे किसी बाउंस के लिए एक एज अ बीटीएसटी ट्रेड ये बनता है? एफएनओ स्टॉक है, नीचे भी गिर सकता है और अगर रिकवर हुआ तो ऑप्शन प्लेयर्स कैन मेक बिग मनी आल्सो। If you like volatility then perhaps, but देखिए स्टॉक ने 3650 का जो उसका सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया था फॉर शॉर्ट वाइल और वहां से एक रिबाउंड दिया है। लेकिन जिस तरीके का इसमें सेंटिमेंटल रब ऑफ आया है और जो सेल ऑफ हम आज देख रहे हैं, इसके चलते मैं इसे फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देयर इज स्टिल अ डाउनसाइड दैट इज ओपन। आपने कुछ देर पहले पूछा था कि इसमें जो लेवल्स हैं ये कहाँ पे बन के आ रहे हैं फ्रॉम द डेटा परस्पेक्टिव। 36 और 3500 ये जो दोनों लेवल्स थे इसमें अच्छा पुट बेस बना हुआ है, जिसमें 3600 पे अच्छा पुट बेस अभी भी बना हुआ है। सो हो सकता है कि इमीडिएट बेसिस पे ये एज अ सपोर्ट एक्ट करे, लेकिन इफ दिस स्टोरी इफ द मार्केट डज नॉट लाइक द स्टोरी जैसे इसके डिटेल्स आते हैं देन द स्टॉक कैन स्लिप फर्दर। एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जब आप QSR या ओपन अप थीम की बात कर रहे तो, और ये मेरे रेडार पे काफी समय से आ रहा था, विच इज RBA रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, एक इसमें हम अक्यूमुलेशन होता हुआ देख रहे हैं एंड इट्स कॉन्स्टेंटली नॉकिंग एट हायर लेवल्स। सो देयर इज अ गुड चांस दैट वंस द डस्ट सेटल्स ये स्टॉक एक बहुत अच्छा अपमूव दिखा सकता है where it can take go to 110, इनफैक्ट इवन 120 के भी लेवल्स जो है ये आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं। ट्रेडिंग बेट अगर लें इसमें तो 100 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ये एक स्टॉक है जो काफी काफी समय से हमारे रेडार पे चल रहा है। I thought I'll put this out when you talk about the opening up theme. Right, 110 first target, 120 second target। इस बीच AMC स्टॉक्स को देखिए, ASG, AMC एंड नाम, यहाँ पर आपको क्या एक्शन दिख रहा है? AMC स्टॉक्स में कोई एक्शन दिख रहा है आपको राजेश?
म्यूटेड ही है। अगर हम देखें तो HDFC AMC भी देखें तो स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है और पिछले दिनों में जरूर एक पुलबैक का ट्रेड बना था, लेकिन वापस से हायर साइड पे सप्लाई बनते हुए दिखा। तो हमें लगता है कि एज सच AMC स्टॉक्स में अभी एज सच कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें लगता है अभी टाइम बिंग के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। राइट, ठीक है। सो आज मार्केट तो एक टाइट रेंज में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आपको 15,700 एक बड़ा सपोर्ट था, उसे तो प्रोटेक्ट पूरा बाजार ने किया, लेकिन 15,800 के नीचे ट्रेड कर रही है। आज दिन भर किस तरह का एक्शन देखने को मिला, ये सब मानसी ने कोलैबोरेट किया। चलिए मानसी के पास चलते हैं। शुक्रिया। यहाँ पर बिल्कुल नजर आया कि 15,700 के लेवल्स को बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में निफ्टी कामयाब भी रहा। ऑफकोर्स एक बार 15,700 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखा, लेकिन अब फिलहाल क्लोजिंग जो दिख रही है 15,700 के पार निफ्टी में नजर आ रही है, विच इज पॉजिटिव। दिन भर में बाजार ने शुरुआत अच्छी की। कल के बाजार को अगर याद करेंगे तो आज की जो तेजी थी वो काबिले तारीफ रही, लेकिन उसके बाद बाजार में कमजोरी भी हावी होती हुई जरूर नजर आई। बैंक निफ्टी 33,300 के आसपास यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में काफी सारे नजर आए। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की अगर माने, उनका भी यही कहना था कि बड़ा कॉशियस नजरिया अपनाएं, क्योंकि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो कल आने वाला है। उससे ठीक पहले बाजार में सेंटिमेंट्स जो हैं वो वॉलेटाइल होते हुए दिख सकते हैं और वो हम देख भी रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज बजिंग ट्रेंड दिखा रहे थे, क्योंकि एक बड़ी खबर इन द मार्केट आती हुई देखी। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जी करीब 25% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का यहाँ पर फोकस है, जिसके चलते अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच अदानी एंटरप्राइजेस देखिए 6% के अपमूव्स दिखाते हुए। अदानी पावर में भी बढ़त के साथ ट्रेड्स हमने देखा। पूरे ग्रुप में एक बजिंग ट्रेंड नजर आता हुआ हमने देखा। इसके अलावा बजाज ऑटो, आज बायबैक का अनाउंसमेंट होने वाला था और इसी के लिए बोर्ड बैठक होने वाली थी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में जब ऐलान होता हुआ दिखा कि कंपनी ने बायबैक को टाल दिया, एक बड़ा डाउन ट्रेंड यहां पर नजर आया। करीब 5% की गिरावट के साथ बजाज ऑटो में ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे। टुवर्ड्स डे लो ये स्टॉक में गिरावट हावी होती हुई इस खबर के बाद, क्योंकि बायबैक का इंतजार था, पहला बायबैक था और इसका इंतजार स्ट्रीट्स कर रहे थे, और जब ये अनाउंसमेंट टलता हुआ दिखा तो उसका एक इम्पैक्ट नजर आया। इसके अलावा निफ्टी में संभालने का काम कौन से स्टॉक्स कर रहे थे? इन्फोसिस के स्टॉक में अच्छी मोमेंटम के साथ कामकाज दिखा। भारतीय एयरटेल में आज दिन भर अच्छी तेजी के बीच ही नजर आए ट्रेड्स। L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा इनफैक्ट कई सारे ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम। ऑटो प्ले अब भी बरकरार है, क्योंकि ऑटोमोबाइल स्पेस में EV प्ले हैं। उनकी प्रोडक्शन की अगर बात करें, ऑटो बिक्री के आंकड़े, सीएम के डेटा सब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसी के चलते ऑटोमोबाइल स्पेस फोकस में भी है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में वरुण बेवरेजेस, टोरेंट पावर, फेडरल बैंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स भी नजर आए। बाजार की फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है। 52,724 के लेवल्स पर सेंसेक्स की क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। 15,741। चलिए, अच्छी बात है 15,700 के लेवल्स को आज भी निफ्टी ने संभाल कर रखा। 15,741 के लेवल्स पर यहाँ पर हमने क्लोजिंग देखी है। बैंक निफ्टी 33,335 के स्तरों पर। बिकवाली का दबाव बाजार में अब भी है। सेंटिमेंट्स जो हैं वो कॉशियस ही हैं, लेकिन फिलहाल आज बाजार कल जितना गिरते हुए नहीं दिखे। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल्स और साथ ही बाजार पर नजरिया देने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।